एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल नीलम पॉलिटिकल वर्ल्ड। गाइस, आज हम अपने 6 सेमेस्टर के मेन कोर मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी यानी आधुनिक राजनीतिक दर्शन के विषय में पढ़ेंगे। आज हम सिलेबस को एनालिसिस करेंगे और साथ ही वन थिंकर को भी कंप्लीट करेंगे विच इज़ इमैनुअल कांट। सो गाइस, मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी में हमारे पास सिलेबस में 6 सेमेस्टर में 4 यूनिट्स हैं। दे आर, पहला यूनिट है आधुनिकता और उसके प्रवचन, जिसमें हम आधुनिकता पर कांट के विचार, विश्वास, प्रकृति को समझेंगे गाइस। साथ में मैकियावेली व जॉन रॉस के प्रसिद्ध प्रचलित विचारों को देखेंगे। यूनिट 2 में हम जैक्स रूसो यानी रूसो की सामान्य इच्छा और प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्वशासन पर उनके विचार। रूसो की सामान्य इच्छा गाइस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे 6 सेमेस्टर के लिए। सो इसे भी हम डेफिनेटली बहुत ही ईजिली वे में पढ़ेंगे और याद करेंगे। साथ में इसमें सेकंड पार्ट है बी पार्ट, मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट, जो कि एक नारीवादी विचारक है, फेमिनिस्ट हैं, जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिन्होंने महिला और महिलावादी प्रतिसत्तात्मक पर अपने विचार दिए हैं, जिनको हम जानेंगे। और साथ में प्रस्तावित शैक्षिक सुधार, कानून, अधिकार, प्रतिनिधित्व के बारे में बताया, उसे भी हम देखेंगे। यूनिट 3 में उदार समाजवाद के विषय में है गाइस, जिसमें हम जॉन स्टुअर्ट मिल यानी जेएस मिल के उपयुक्तवाद के सुखवादी सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि जेएस मिल स्वतंत्रता के समर्थक रहे हैं, तो उनके स्वतंत्रता पर विचार, मताधिकार के अंतर, लोकतंत्र में परिवर्तन, अल्पसंख्यकों के अधिकार और महिला के अधीनता के विषय में भी अध्ययन करेंगे। यूनिट 4 लास्ट में है गाइस हीगल, जिसमें हम 2 विचारकों के बारे में पढ़ेंगे। हीगल, फर्स्ट है हीगल, उनके नैतिक जीवन, परिवार, नागरिक समाज और राज्य संबंधी विचार। साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर इज़ कार्ल मार्क्स, जो कि गाइस हम फर्स्ट सेमेस्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं, जिनके बारे में काफ़ी कुछ हम लोगों ने अध्ययन कर रखा है और इसके विषय में हम और आगे डीपली अच्छे से पढ़ेंगे अपने 6 सेमेस्टर में, जिसमें हम कार्ल मार्क्स के अन्य प्रकार के भौतिकवाद, उनकी मूल्य की अवधारणा, पूंजीवाद की आलोचना, वर्ग सिद्धांत के बारे में, वर्ग संघर्ष को अनिवार्यता, यूटोपियन समाज की स्थापना के बारे में और अच्छे से एनालिसिस करेंगे। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट यूनिट आधुनिकता पे इमैनुअल कांट के विचार। इमैनुअल कांट, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गाइस प्रस्तावना लिखनी होती है, इंट्रोडक्शन, जिसमें हम सबसे पहले इमैनुअल कांट के जीवन परिचय के बारे में लिखेंगे। कांट का जन्म 1724 में पूर्वी जर्मनी में हुआ था, जो कि वर्तमान समय में यह स्थान रूस के एक हिस्से में है। कांट का लालन पोषण उनकी माँ की देखरेख में हुआ था और वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उनकी मम्मी जो थी वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला था, जिससे कांट का स्वभाव भी बहुत सरल, व्यवहारिक व नैतिकता से भरा हुआ था। कांट के ऊपर उनके तत्कालीन समाज का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। तत्कालीन टेम्पररी जिस टाइम में उनका जन्म हुआ था, उस समय में जो घटना घट रही थी उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था और उसी से प्रभावित होकर उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए, जिससे उन्हें अपने युग का शिशु भी कहा जाता है व आधुनिक युग के विचार में पढ़ा जाता है। कांट की विचारधारा नैतिकता पर आधारित विचारधारा है। कांट जो एक साधारण परिवार से संबंधित थे तथा वह जीवन भर अविवाहित रहे, यानी उन्होंने मैरिड नहीं करी थी, वो अनमैरिड थे और वे एक सामाजिक प्राणी थे जिसे मिलने जुलने, पार्टी में जाना बहुत पसंद था। कांट एक ऐसे पहले दार्शनिक थे जिन्होंने अपने शहर के बाहर कभी कदम ही नहीं रखा गाइस, वो अपने शहर में ही रहे पूरे जीवन काल तक। कांट की एक और विशेषता यह भी थी कि वह अपने समय की बहुत ही ज़्यादा पाबंदी थे, यानी पंक्चुअल थे। वो अपना हर काम समय पर करते थे और हर समय पढ़ते रहते थे। उन्हें पढ़ने व पढ़ाने का बहुत शौक था। वह पेशे से एक विश्वविद्यालय में लंबे समय तक प्रोफेसर रहे थे। उन्होंने दर्शन के क्षेत्र में यानी फिलॉसफी के क्षेत्र में तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स, एथिक्स में भी काफ़ी योगदान दिया है। राजनीतिक क्षेत्र में उनके विचार का भी योगदान है, जिसके विषय में हम पढ़ रहे हैं। इमैनुअल कांट जॉन लॉक की ही भांति स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जॉन लॉक भौतिकवादी स्वतंत्रता की बात करते हैं, जबकि इमैनुअल कांट नैतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा, मोरल लिबर्टी की बात करते हैं इमैनुअल कांट, जो कि भौतिक स्वतंत्रता से काफ़ी भिन्न है। यूरोप में कांट के समय में जो विद्वान थे, उनमें से सबसे अधिक कठिन पुस्तकें कांट ने लिखी थी, यानी इमैनुअल कांट ने लिखी थी। उनकी रचनाएं गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें डेफिनेटली इसी वे में हमें लिखनी होगी। फर्स्ट है उनकी रचना क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, सेकेंड इज क्रिटिक ऑफ जजमेंट एंड थर्ड इज द मेटा ऑफ फिजिक्स ऑफ मोरल। तो ये 3 रचनाएं हमें एज इट इज़ लिखनी होगी, याद रखनी होगी, जिससे हमें अच्छे मार्क्स मिले। सेकंड पॉइंट आता है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। कांट के समय में रशिया में
धर्म को बहुत महत्व दिया जाता था। वह वहाँ चर्च की प्रभुसत्ता थी। जैसा कि हम जानते हैं मध्यकालीन युग में चर्च की बहुत प्रभुसत्ता थी, जिसे जिसे इन विचारकों को आधुनिक युग के विचारकों द्वारा नकारा जाता है, क्योंकि इससे व्यक्तिगत अधिकार व स्वतंत्रता प्रभावित होती है। जैसा कि हम जानते हैं अगर कोई चर्च का जो पॉप हुआ करता था वो कैसे नागरिकों पर अधिकार जमाता था या उसका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करता था, जो कि अमानवीय व्यवहार है, जिसके लिए हमारे आधुनिक विचारकों ने फिलोसफर्स ने काफ़ी विरोध किया और उन स्वतंत्रता की मांग करी। जिससे हम इस विषय में इमैनुअल कांट ने कहा है कि माना कि धर्म का व्यक्तियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आप किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कर उसका उत्पीड़न करें या उसकी स्वतंत्रता का हनन करें। यह सही नहीं है। इसलिए कांट ने अपने विचारों में धर्म व नैतिकता यानी कि रीजन्स एंड मोरलिटी को अलग किया है। कांट की विचारधारा। गाइस हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कांट की विचारधारा, जिसमें सारी आइडियोलॉजीज़ हैं कांट की जिन पे उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। इमैनुअल कांट की विचारधारा नैतिकता पर आधारित है। कांट का दर्शन ज्ञानात्मक भक्ति पर आधारित समझा जाता है, यानी ज्ञानात्मक वो नॉलेज पे ज़्यादा जोर देते थे। मध्यकाल में दो प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित थी, एक इंद्रियवाद और दूसरी बुद्धिवाद, जिसमें तत्वमीमांसा के द्वारा उन्होंने अपने दोनों थॉट्स को रिप्रेजेंट किया है। तत्वमीमांसा यानी मेटाफिजिक्स। इमैनुअल कांट तत्वमीमांसा की बात करते हैं यानी मेटाफिजिक्स की बात करते हैं, जहाँ वे ज्ञान के संग्रह में इंद्रियवाद को अधिक प्रधानता प्रदान करते हैं। इंद्रियवाद यानी कि अपने सेंस को, जैसे हमारे सूंघने, समझने और टेस्ट करने, ये सारे जो सेंस होते हैं इन सबको उन्होंने सब कुछ माना है, क्योंकि इसी से हम किसी चीज़ को देखकर हम सोचते हैं, सुनकर, समझकर हम किसी मस्तिष्क फिर जोड़ दे के हम सत्य की खोज करते हैं। इस स्थिति का उन्होंने वर्णन किया है और समझाने का प्रयास भी करा है। इसी को हम तत्वमीमांसा भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत इंद्रियों को ही सब कुछ माना जाता है। दूसरा है बुद्धिवाद, जिसमें बुद्धि को अधिक प्रधानता दी जाती है। बुद्धि यानी माइंड को हम ज़्यादा इसमें प्रभाव देते हैं। इसमें वे कहते हैं कि मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर कांट विचार के विवेक यानी जो मनुष्य है वो अगर बुद्धि माइंड पे जोड़ दे तो हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। इससे वो भौतिक बातें भी करते हैं, आदर्शवादी विचार भी दिखाते हैं। आदर्शवादी विचार वही होता है गाइस, जैसे कि जो कहते हैं होगा, हो सकता है, होना चाहिए, लाइक राजा को ऐसा होना चाहिए, हमारी विचार ऐसी होनी चाहिए, हमारी आइडियोलॉजी ऐसी होनी चाहिए, तो वो आदर्शवादी होता है, जिसमें चाहिए वाली थिंक आ जाती है। इस प्रकार के विचार जो कि आदर्शवादी से जुड़े होते हैं वे यूनानी दर्शन जैसे दिखाई देते हैं। यूनानी दर्शन वही थे जो पहले हुआ करते थे, प्लेटो, सुकरात, जो यूनान के विचारक थे वो भी आदर्शवादी थे, जिन्होंने राज्य कैसा होना चाहिए उसके बाद विषय में हम लोग ने अध्ययन कर चुके हैं। राज्य कैसे होने चाहिए उनके विषय में प्लेटो ने भी अपने विचार दिए, सुकरात ने, रूसो ने, इन सभी विचारकों ने दिए। तो इनके साथ ही हम प्लेटो भी यही कहते हैं कि विचार ही सभी चीज़ों का सार तत्व है, यानी थॉट ही सब कुछ है। थॉट से ही हम पूरे वर्ल्ड में सर्वाइव करते हैं। इमैनुअल कांट को पूरी तरह से आदर्शवादी नहीं कहा जा सकता, उसे आदर्शवाद का प्रेरणा कहा जाता है और आदर्शवाद का पॉप हीगल को माना जाता है। यानी कि आदर्शवाद का पॉप जो चर्च में हुआ करते थे, जो कहते थे ऐसा करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, तो वो पॉप जो हुआ करते थे, क्योंकि वो आदर्शवाद को ऊंचाइयों पर हीगल ही ले गया था। लेकिन कांट इसे बस छुए ही थे, यानी उन्होंने बस आदर्शवादी के बारे में कुछ ही बातें बताई थी। कांट अपने विचारों में द्वैतवादी दिखाई देते हैं, यानी कि वो दो प्रकार की विचारधारा का समर्थन करते हैं, इसलिए उन्हें द्वैतवादी कहा जाता है। इसका मतलब है कि कांट अपने सिद्धांत में आस्था पर विश्वास अधिक नहीं करते हैं, इसलिए कांट को पूरी तरह से आदर्शवादी भी नहीं कहा जा सकता, उसे आदर्शवादी का प्रेरणा कहा जाता है। कांट का एक महत्वपूर्ण कथन यह भी है कि दृश्य जगत ही बोधगम्य है, अर्थात यानी जो हमें दिखता है, दुनिया में जो हमें दिखाई देता है वही विचार योग्य है, उसी पर विचार किया जा सकता है, वह अनुभव प्राप्त किया जा सकता है, यानी एक्सपीरियंस लिया जा सकता है, तथा उस पर हम सत्य प्राप्त कर सकते हैं। जो दिखता है हमें, जो अच्छा लगता है, एक्सपीरियंस हमें मिलता है, उसी से हम सत्य को खोज सकते हैं, उसी पर विवेक से हम विचार करके अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अंतिम सत्य का पता लगा सकते हैं। वह आगे कहते हैं, अर्थात कांट आगे क्या कहते हैं कि संसार जो है इसके मूल तत्व का पता हमें कभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे ज्ञानेंद्रियों का कुछ पता नहीं चलेगा। स्टार्टिंग में जब वर्ल्ड बना था, दुनिया बनी थी, तो तब हम नहीं थे, सबसे पहले प्रकृति का निर्माण हुआ है कहा जाता है ना, और हम सभी को भी पता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमें ये नहीं पता चल सकता, क्योंकि उस समय हमें अनुभव नहीं था, अनुभव की भी आवश्यकता होती है। वो कहते हैं हमें सच्चाई का पता करने के लिए अनुभव यानी एक्सपीरियंस की भी आवश्यकता होती है। वह अनुभववाद के बाद आदर्शवादी की भी बात करते हैं, कांट का आदर्शवाद। हीगल कहता है कि हम अपनी बुद्धि से सब कुछ पता लगा सकते हैं, वहीं कांट कहते हैं कि हमें सबसे पहले अनुभव की आवश्यकता होगी।
यानी हमें कुछ भी सच्चाई के पता करने के लिए एक्सपीरियंस की भी आवश्यकता होती है, ऐसा कहते हैं कांट। उसके बाद हमें अपनी बुद्धि से अंतिम सत्य का पता लगा पाएंगे, यानी सच का पता लगाने के लिए हमें अपने माइंड के साथ साथ एक्सपीरियंस की भी आवश्यकता होती है, ऐसा हमारे कांट जी का कहना था। अब वे अनुभव के बाद आदर्श पे पहुंचते हैं, वह इसके पश्चात इंद्रियवादी सेंसेस की भी बात करते हैं, एंड देन आइडियोलॉजी वो आदर्शवादी की भी बात करते हैं, बुद्धिवाद पर विचार देते हैं। अपने कांट के आदर्शवादी को अनुभव अतीत आदर्श की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि वे अनुभव को भी साथ साथ लेकर चलते हैं, यानी एक्सपीरियंस को वो हमेशा साथ लेकर चलते हैं, इसलिए उन्हें अनुभव अतीत आदर्श कहा जा सकता है। और उसके बाद ही वो सत्य पर चलते हैं, इसलिए इसे आदर्शवाद का प्रेरणा भी कहा जाता है। सेकंड थिंग है इनकी नैतिक स्वतंत्रता, मोरल फ्रीडम या लिबर्टी। इमैनुअल कांट का राजनीतिक दर्शन उसकी नैतिक स्वतंत्रता की संकल्पना के चारों ओर ही इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है। कांट जी ने जो भी अपने राजनीतिक विचार दिया उसमें उनकी नैतिक मॉरलिटी हमें दिखाई देती है। एक तरह से कहा जा सकता है कि कांट का जो सिद्धांत है नैतिक स्वतंत्रता, वह अंतिम में रूसो की सामान्य इच्छा से मिलता जुलता है, क्योंकि कांट ने रूसो की सामान्य इच्छा को अपने ही रूप में संकल्पित करके परिभाषित किया, यानी अपने अकॉर्डिंग उन्होंने उसकी डेफिनेशन भी दी है कि किसी भी मनुष्य का जो आधार है, किसी भी मनुष्य का जो आधार है, उसका जो बेस है वह उसका चरित्र होगा, कैरेक्टर होगा, और व्यक्ति जैसा चरित्र होगा, व्यक्ति का जैसा चरित्र होगा वह वैसा ही व्यवहार करेगा, यानी जैसा हमारा कैरेक्टर होता है हम उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। ये था कहना कांट जी का। आगे कांट कहते हैं कि मनुष्य हर वक्त अपने चरित्र से प्रेरणा ग्रहण करता है, यानी हम अपने कैरेक्टर से एक्सपीरियंस भी लेते हैं, इंस्पायर होते हैं, इसलिए वह अपना व्यवहार भी चरित्र के अनुसार ही करता है। यहाँ कांट व्यक्तिवादी नजर आते हैं, क्योंकि वह यहाँ वो व्यक्ति के चरित्र पर ध्यान देते हैं, वो व्यक्ति कैसा है, कैसा होना चाहिए, इस पर ध्यान देते हैं। यहाँ कांट आदर्शवादी भी है, परंतु आदर्शवाद व व्यक्तिवाद एक दूसरे से भिन्न है, यानी वो डिफरेंस है इन दोनों में। लेकिन अवधारणा के रूप में अगर हम कॉन्सेप्ट के रूप में बात करें तो वे कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, यानी हमें अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करना चाहिए। और वे आगे कहते हैं कि जब प्रत्येक मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, यानी कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो पुलिस हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, या कोई भी व्यक्ति हो, अपने घर के फैमिली मेम्बर्स हो, हम सब जगह अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करेंगे, तो यह एक यूनिवर्सल लॉ बन जाएगा, जिसको हम नैतिक सिद्धांत कहते हैं, ऐसा कहा जाता है। कांट कहते हैं कि यह जो यूनिवर्सल लॉ है वह अनुभव से आया है, यानी हम एक्सपीरियंस से आया है अनुभव, कि यहाँ कांट अनुभव को प्राथमिकता देते हैं, एक्सपीरियंस को वो ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं, और वो कहते हैं कि अनुभव ग्रहण करने के बाद ही कर्तव्य अच्छे कर पाएंगे, यानी जब हम एक्सपीरियंस होगा तभी हम अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। जबकि हीगल बुद्धि को प्राथमिकता देते हैं, यानी हीगल जो है बुद्धि माइंड को कहते हैं, वो कहते हैं माइंड के अकॉर्डिंग ही हम सब कुछ करते हैं, और वही यूनिवर्सल लॉ की प्रक्रिया है। नैतिक सिद्धांत की संज्ञा भी हीगल ने यही दी है, परंतु कांट कर्तव्य के प्रकार को समझाते हुए कहते हैं कि हमें पहले कर्तव्य को पहचान कर उसकी एक अच्छी श्रेणी बनानी होगी और फिर उसे लागू करना होगा। लाइक हमें अपनी टाइम टेबल जो बनाते हैं, एक अपना एम बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, तो उसी को यूनिवर्सल लॉ का नाम दिया है। जैसे कि हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं, चोरी करना। इस शब्द से ही हमें पता चल जाता है ये चोरी करना क्या है। ये सुनकर ही हमें भावना जागृत हो जाती है कि ये अपराध है जो कि हमें नहीं करना चाहिए। इसी संदर्भ में कांट कहते हैं कि हमें अपने अच्छे व बुरे कर्तव्यों को पहचानना आ जाएगा अगर हम एक्सपीरियंस होगा तो। अर्नेस्ट बार्कर के अनुसार कांट का जो नैतिक सिद्धांत है, नैतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत है, वह स्वतंत्रता की विस्तृत व्याख्या करता है, बहुत ही ज़्यादा विस्तृत व्याख्या करता है। कांट के नैतिक सिद्धांत की प्रशंसा करते हुए अर्नेस्ट बार्कर कहते हैं कि कांट का जो नैतिक सिद्धांत है वह एक वाक्य में बुनियाद है, यानी उनके जो नैतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, बुनियादी है। तीसरा सिद्धांत है राजनीतिक दर्शन। कांट अपने राजनीतिक दर्शन में भी नैतिकता को सर्वोपरि मानता है, यानी अपने पॉलिटिकल फिलॉसफी में भी वो मॉरलिटी को जगह देते हैं, स्पेस देते हैं और बहुत ही ज़्यादा ऊपर मानते हैं और उसी को प्राधान्यता देते हैं। इसी संदर्भ में वह कहते हैं कि कोई भी राजनीति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक नैतिकता का उच्चतम मापदंड प्राप्त नहीं कर लेगी। यानी उनका कहना है कि हर एक, हम भी आज भी देखते हैं तो अपनी राजनीति में देखते हैं मोरलिटी, यानी कि हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बुजुर्गों को सम्मान करना चाहिए। ये सभी जो मोरलिटी है हमें स्कूलों में सिखाई जाती है, कॉलेजेस में सिखाई जाती है, यहाँ तक कि राजनीति में भी हमें देखने को मिलती है। तो यही कांट का कहना है कि राजनीति को हमेशा नैतिकता के सामने नतमस्तक होना चाहिए। इस प्रकार यूनिवर्सल लॉ जब बनेगा
तो उसे राजनीति से जोड़ दिया जाएगा। इसे राजनीति से यानी पॉलिटिक्स से जोड़ने के बाद जो नतीजा मिलेगा वो अवांछनीय शांति होगा। अर्थात जब हम पॉलिटिक्स में शांति देखेंगे, मॉरलिटी देखेंगे, लोगों की वहाँ पे हित की पूर्ति होगी राजनीति के द्वारा, सभी को अपने अधिकार मिलेंगे, सब लोग अपना विकास कर सकेंगे, सरकार उसमें योगदान देगी। जब चारों तरफ सब अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और नैतिकता जो है, हमारी मॉरलिटी जो है वो राजनीति से जुड़ जाती है, तो वह अवांछनीय शांति होगी, हमेशा के लिए शांति हो जाएगी। और जगत में जो युद्ध चल रहे हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगे। युद्ध जो चल रहे हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगे। इमैनुअल कांट के महत्वपूर्ण कथन। कर्तव्य के लिए कर्तव्य। पहला है कर्तव्य के लिए कर्तव्य, अर्थात हमें ड्यूटीज़ पे ध्यान देना चाहिए। अवांछनीय शांति, वही जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, अवांछनीय शांति मिलती है हमें यदि हम मोरलिटी को प्रोत्साहन देते हैं। तीसरा है नैतिक स्वतंत्रता की संकल्पना, जो कि हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। नैतिक स्वतंत्रता की संकल्पना के विषय में अर्नेस्ट बार्कर ने भी बोला था कि जो कांट की नैतिक स्वतंत्रता की संकल्पना है वो बहुत ही उत्तम है। उन्हें फॉलो करने से हम यूनिवर्सल लॉ को प्राप्त कर सकते हैं और राजनीति को शांति में बना सकते हैं। व्यक्ति स्वयं में साध्य है। इमैनुअल कांट जी ने कहा है कि व्यक्ति स्वयं में साध्य है, अर्थात व्यक्ति में इतना सामर्थ्य है, बुद्धि है, ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसका प्रयोग करके वह स्वयं का विकास कर सकता है, साथ ही राज्य का भी विकास कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इमैनुअल कांट का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ इमैनुअल कांट। ऐसा कहा जाता है कि कांट ने एक दार्शनिक क्रांति कर दी। जैसे उन्होंने अपने विचारों को द्वारा देकर जो इतने अच्छे विचार दिए, उससे दार्शनिक क्रांति, फिलॉसफी में क्रांति हुई, क्योंकि कांट ने बुद्धिवाद, बौद्धिवाद और अनुभववाद का समन्वय करके कोऑर्डिनेशन बना दिया था। बुद्धिवाद वही जो माइंड पे जोर देता है, और अनुभववाद जो कि एक्सपीरियंस पर बल देता है। तो कांट ने इन दोनों का कोऑर्डिनेशन कर दिया, समन्वय कर दिया, जिसे समीक्षावाद भी कहा जाता है। जब कांट ने बुद्धिवाद और अनुभववाद का समन्वय किया तो उन्होंने कहा कि ज्ञान के लिए बुद्धि और अनुभव दोनों ही आवश्यक है। यानी हमें अगर नॉलेज चाहिए तो उसके लिए हमें माइंड एंड एक्सपीरियंस दोनों ही नेसेसरी हैं। बुद्धि जो वो है जो कि अनुभव से संवेदनाओं को प्राप्त करके ज्ञान में रूपांतरित कर देती है। जो हमारा माइंड है वो एक्सपीरियंस के थ्रू ही हमारे जो सेंसेस होते हैं, थिंग्स होती हैं, उन्हें ज्ञान में, नॉलेज में कन्वर्ट कर देती हैं। कांट आगे कहते हैं कि यहाँ बुद्धि जो है वो चींटियों की भांति कार्य नहीं करती, क्योंकि चींटियों का काम है सामान को जुटाना। यहाँ बुद्धि मकड़ियों की तरह भी कार्य नहीं करती, क्योंकि मकड़ियों का कार्य है अपने ही अंदर से जाल का निर्माण करना, बल्कि यहाँ तो बुद्धि मधुमक्खियों की तरह काम करती है, जो विभिन्न फूलों से रस को चूसकर शहद में परिवर्तित कर देती है। अर्थात हमें भी अपने चारों ओर से अच्छे अच्छे विचारों को देखकर, समझकर उसे एक नया रूप प्रदान करना चाहिए, तभी हम अच्छे ज्ञान की, सत्य की प्राप्ति कर पाएंगे। यह कांट इसी संदर्भ में कहते हैं कि वह अनुभव से प्राप्त होता है। हमें अनुभव से जो संवेदना प्राप्त होती है उसी को ज्ञान में हम रूपांतरित कर देते हैं। वो आगे कहते हैं कि वह जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो सार्वभौम होती है, साथ ही अनिवार्य भी होती है, अर्थात यथार्थ और नवीनता से बनी होती है। यहाँ यह बतलाने का प्रयास किया गया है कि ज्ञान की जो सार्वभौमिकता है, ज्ञान यानी नॉलेज की जो हमें ज़रूरत है, वो अनिवार्य है, जो कि बुद्धि से ही आती है, माइंड से आती है, और यथार्थता तथा नवीनता अनुभव से आती है, एक्सपीरियंस से आती है। और अनुभव ना हो तो हमें ज्ञान में नवीनता और यथार्थता नहीं आएगी। यानी जब हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता तो हमारे नॉलेज में एक यूनिटी नहीं दिखती, न्यूलिटी नहीं दिखती, एंड यथार्थता, सच्चाई, रियलिटी नहीं दिखती। यदि हमें संवेदनाएं नहीं हुई तो बुद्धि का ज्ञान का निर्माण ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संवेदनाएं कच्चा माल है और बुद्धि ज्ञान का साँचा है। और इन संवेदनाओं को बुद्धि के सांचे में डाल दिया जाए तो ये ज्ञान के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। कांट का कहना है कि बुद्धि के बिना संवेदना आधी है और संवेदनाओं के बिना बुद्धि निष्क्रिय है। अर्थात हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहना चाहिए, संवेदनाएं बुद्धि के सांचे में ढाल दिया जाए तो ज्ञान यानी नॉलेज जो है वो रूपांतरित हो जाती है, चेंज हो जाती है। कांट का कहना है कि बुद्धि के बिना संवेदनाएं आधी हैं। यदि हमारे पास माइंड ही नहीं होगा तो हमारी संवेदनाएं भी अनकम्प्लीट हैं, और संवेदना के बिना बुद्धि निष्क्रिय है। अगर संवेदना नहीं हुई, हमारा में थिंकिंग नहीं हुई, हमारे में सेंसेस नहीं हुए, तो हमारा माइंड भी कुछ काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि बुद्धि अव्यवस्थित संवेदनाओं को, क्योंकि जो हमारा माइंड है वो अव्यवस्थित संवेदना को व्यवस्थित करके ज्ञान में रूपांतरित कर देती है। अंत में कांट ने कहा था कि बुद्धि प्रकृति का निर्माण करती है, यानी जो हमारा माइंड है वो नेचर का निर्माण करती है, परंतु जबकि हम जानते हैं परिणामतः यह कथन गलत था, क्योंकि प्रकृति बुद्धि का निर्माण करती है, यानी नेचर के बाद ही हमारी बुद्धि का निर्माण हुआ है।
निष्कर्ष में गाइस हम लिख सकते हैं, इस प्रकार अंत में हम कह सकते हैं कि कांट ने बुद्धिवाद और अनुभववाद का समन्वय करके दर्शन में अपनी फिलॉसफी को एक नया रूप प्रदान किया है, और साथ ही उन्होंने द्वैतवाद, आद्वैतवाद इनका प्रतिपादन भी किया है, जिसमें कुछ समस्याएं भी देखी जा सकती हैं, जिनका समाधान हमारे हेगल जी ने करा था, निरपेक्ष प्लस विज्ञान का प्रतिपादन करके किया, और कहा कि प्रत्येक वस्तु को प्रत्ययों की अभिव्यक्ति है। यह कहकर हेगल ने कांट के द्वैतवाद का समाधान किया। गाइस, आज हमने हमारे इमैनुअल कांट के सभी विचारों को देखा है, चाहे उनका महत्वपूर्ण कथन और राजनीतिक दर्शन हो, सभी विषय को हमने ध्यान से पढ़ा है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए, और लास्ट में मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ, जिससे कि हम अपने टॉपिक को क्लियर और अच्छे से कर पाएँ। टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन गाइस मैंने लिखा विच कैन कम इन अवर फर्दर एग्जाम्स मई एंड जून 2022। फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है इमैनुअल कांट का राजनीतिक दर्शन तथा नैतिक स्वतंत्रता संबंधी विचार बताइए। सेकंड क्वेश्चन, आधुनिक राजनीतिक चिंतन के रूप में इमैनुअल कांट का राजनीतिक चिंतन दर्शन क्या है, इस विषय में बताने के लिए आ सकता है कि आदर्शवादी थे इमैनुअल कांट। कांट को आदर्शवाद का प्रणेता क्यों कहा जाता है। इन सभी प्रश्न का सेम उत्तर मैं आप सभी को बता चुकी हूँ, 8 पेजेस में है गाइस। सो आज की वीडियो में इतना ही था। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मोर एंड मोर शेयर। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड नाइट गाइस।